हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा। मैं अंकुर दुबे आप सबके सामने फिर से एक नए अपडेट नए सिलेबस के साथ आ चुका हूं और आज हम बात करेंगे एनडीए फर्स्ट 2024 की। मैंने शॉर्ट्स में बताया भी था कि एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप हो रहा है। एग्ज़ाम अप्रैल में है, 21 अप्रैल को पेपर है। उसी के रिगार्डिंग हमारी क्लासेस, आपके सिलेबस और सारी वीडियोस एक ही वीडियो में सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि एप्लीकेशन जो है वो स्टार्टिंग का डेट 20/12/2023 से एप्लीकेशन 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है अप्लाई होना और इसका लास्ट डेट 9 तक होगा। हर बार जितने भी अपडेट्स अब तक हम लोगों ने अपने चैनल पे दिए हैं उन सब में मैंने ये बात हमेशा बोली है कि फॉर्म अप्लाई हमेशा पहले करो। अब तो सारे बच्चों ने लगभग अप्लाई कर दिया, अगर कोई नहीं भी किया है तो बालक आज कल तक कर दो अप्लाई, ठीक है। नहीं फिर बाद में 5 जनवरी के बाद साइट स्लो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो भी अपडेट्स हैं अच्छे से प्रॉपर पढ़ के उसके बाद हमारी वीडियोस को देख के उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एज यूजुअल जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, ST SC के लिए एक भी चार्ज नहीं है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। खासकर हमारे गढ़वा जैसे एरिया में बच्चे, खासकर लड़कियां ज़्यादा एक्टिव नहीं है एनडीए के प्रति, तो एक्टिव बनो, घर पे बताओ लोगों को, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हम देखें बताएं और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, एक्टिव करें उस मामले में कि हाँ वो भी यूपीएससी की जो फर्स्ट फेज एग्ज़ाम है, पहली बार जब बच्चा 12th पास कर रहा है या अपीयरिंग है 10th पास किया उसके बाद वो पेपर दे, उसे लगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम कैसा कराती है, क्या है हर चीज़, ठीक है। पोस्ट की बात करें तो टोटल 400 पोस्ट है, जिसमें आर्मी में 208, नेवी में 42 और एयरफोर्स में 120 है। और नेवल एकेडमी, ये देखो ये जो तीनों है ना, ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, नेवल एकेडमी में, ठीक है। एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका 21 अप्रैल से आपका पेपर है, ठीक है। 21 अप्रैल को पेपर है, हर जगह पूरे इंडिया में एक ही दिन पेपर होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेज में होती है, ठीक है। हाँ, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मोड मतलब आपका ये OMR शीट पे होगा, ठीक है। बाकी कितने घंटे का पेपर होता है, क्या होता है, वो सब अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्टेज 1 में रिटन होता है। रिटन जो होगा वो आपका टोटल 900 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स, 2.5 घंटे का पेपर, 300। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है 300 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है वो 600 मार्क्स का है। 300 मार्क्स में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 120 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स में और 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट में। 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा और इसमें हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल 900 मार्क्स का पेपर होगा आपका रिटन। उसके बाद जो है स्टेज 2 में जो रिटन में क्वालिफाई होंगे, कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है, कट ऑफ पे भी हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टेज 2 में आपका आएगा SSB इंटरव्यू, ठीक है, इस ये 900 मार्क्स का होगा। और उसके बाद फिर स्टेज 3 जो स्टेज 2 तक पास आउट हो जाएंगे, फाइनल कट ऑफ को क्लियर करेंगे, वही बच्चे फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग रिटन एग्ज़ाम बात कर लिए किस किस तरह से पेपर होगा, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। चलिए, तो हम कुछ साल का 5-6 साल का हम लोगों ने कट ऑफ देखा, उसके हिसाब से हम बताते हैं आप लोगों को। 2018 में जो NDA 1 का कट ऑफ गया था रिटन एग्जामिनेशन का, वो 338 मार्क्स गया था और वही उसी साल सेकंड पेपर जब हुआ NDA का तो 325 गया। आप सारे स्कोर्स जब देखेंगे रिटन एग्जामिनेशन का तो ये बात नोटिस करोगे कि हर बार जो कट ऑफ है वो 360-62 से ज़्यादा कभी नहीं जाता है, ये हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ओवरऑल 100% पेपर में से आप 35% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं,
ठीक है, यानी कि 900 मार्क्स के पेपर में से अगर आपका मार्क्स 350 प्लस जा रहा है, चलो उसे हम लोग 380 प्लस से 400 के बीच में मानते हैं कि 380 से 400 नंबर के बीच में अगर आप ला रहे हैं 900 में से, ठीक है, तो आप रिटेन क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें, यानी कि रिटेन और एसएसबी दोनों मिला करके बात करें, तो मैक्सिमम जो मार्क्स गया है वो 720, ठीक है, 720 से 730 के बीच में। यानी अगर आप 360 नंबर लेकर के आते हैं तो उतना ही 360 से हम 400 के बीच में आपको लाना होगा एसएसबी में भी, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 35% इसमें, 35 से 40% इसमें और 35 से 40% आपके एसएसबी में, दोनों मिला करके अगर आप इतना मार्क्स ले आते हैं तो आप आसान से फाइनल कट ऑफ को क्रॉस कर जाइएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेन है आपको फोकस रहना है। जो 4 महीने हमारे पास हैं उन 4 महीनों में आपको फोकस रहना है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक बेटर सिलेबस के साथ, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, उस सिलेबस के साथ अगर आपने तैयारी की तो आप जरूर अपने रिटेन को और एसएसबी को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस से पहले कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है, उन बातों की ओर चलते हैं हम। मैथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्कोरिंग करने में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर होगा। इसकी टाइम की बात करें तो 2.5 आवर होता है, यानी 120 मिनट हमें मिलता है, ठीक है। हाँ, टोटल 150 मिनट, सॉरी 150 मिनट हमें मिलता है, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो 40 से 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं, यानी हर बच्चा जिसने 11th-12th पढ़ा है, जो मैथ स्ट्रीम से है या बायो भी लिया है, वो भी आराम से पेपर दे सकता है। 50% क्वेश्चंस आराम से उससे बनेंगे, ठीक है, उसने अगर तैयारी की है प्रॉपर 3 से 4 मंथ। मॉडरेट 30 से 40% होता है, वो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए थोड़ा आसान पड़ जाता है। और डिफिकल्ट होता है 20 से 30%, जिन बच्चों ने एक प्रॉपर, जिनके मन में था कि हमें ये प्रॉपर तैयारी करनी है एनडीए की, उनके लिए वो क्वेश्चंस होते हैं। अब टॉपिक वाइज बात करें कि हर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अलजेब्रा पार्ट में हमें सबसे पहले सेट थ्योरी पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी, जीपी, एचपी, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, इनमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही साथ आ जाता है, ये दोनों इसी में रहता है, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ये टॉपिक्स अलजेब्रा के हैं, इन्हें हमें कवर करना है। ये याद रखना, अलजेब्रा के जो टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, ये स्कोरिंग है, इनमें क्वेश्चंस प्रॉपर एक ही तरफ से पूछेंगे, फंसने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आपने अच्छे से अगर पढ़ा है, आपको रूल्स पते हैं, आपने प्रैक्टिस की है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसलिए पहले मैं इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो क्लास 10 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। इनमें एंगल्स के बारे में, इसमें कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, हर टाइप के एंगल्स की बात करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बात करेंगे, 12th में जो टॉपिक है हमारा उसकी बात करेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस की भी बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैलकुलस के लिए। मैं हर बार पढ़ाता हूँ, हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया नहीं है तो कैलकुलस में आप फंसोगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को फोकस करना है, ध्यान से करना है, ठीक है। 10th, 11th, 12th तीनों लेवल तक हमें पढ़ना है। कैलकुलस में सबसे पहले लिमिट्स, इसे तो ऐसे ही उड़ा देंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, एक बार आप समझ जाओगे तो क्वेश्चंस बनेंगे।
डेरिवेटिव्स एकदम आसान, जिसे ट्रिग्नोमेट्री आता है वो डेरिवेटिव्स बना लेगा। उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेरे साथ बने रहो, मैथ एकदम मजा आएगा, एकदम मक्खन जैसा पास हो जाएगा। हाँ, जो नहीं खाता है वो नाक बंद करके पास कर लेना। इंटीग्रेशन की बात करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स की, एप्लीकेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने की, इन सारे टॉपिक की हम बात करेंगे। चलो अब इसी के साथ आगे चलते हैं ज्योमेट्री की ओर। चलो, तो हमने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस से देख लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थे उसमें। अब बात करते हैं ज्योमेट्री सेक्शन की, जिससे 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। इनमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों को उड़ा देंगे, सब आसान है। 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री का बस उतना ही जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा 11th और 12th में, बस वही है। वेक्टर अलजेब्रा से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी 8 से 10 क्वेश्चन 10th, 11th और 12th लेवल से रहते हैं पूरा। स्टैटिक्स 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, याद रखना स्टैटिक के 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पक्का आते हैं एकदम 100%। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स मैथमेटिक्स के हैं। सेफ स्कोर की बात करें तो 300 में, 300 मार्क्स के पेपर में 180 प्लस स्कोर करने का हम हमेशा टारगेट लेके चलेंगे। जो टॉपिक्स हमारे आसान है, जैसे अलजेब्रे के सारे टॉपिक्स हो गए, परम्यूटेशन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, कैलकुलस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका वेक्टर हो गया, ज्योमेट्री के कुछ सेक्शंस, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ये सब आसान टॉपिक्स हैं। इन सब पे हमें अच्छी पकड़ बनानी होगी ताकि हम अच्छे से कर सकें। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर हम बायो लिए हैं, अब हम कैसे करें, क्या किया जाए, हम क्या करें। तो बायो वाले बच्चों के लिए 130 प्लस आपको मिनिमम लाना है, ठीक है। मैथ वाले तो 180 प्लस में जाएंगे, जो बायो लिए हैं उनका सेफ स्कोर 130 प्लस जाना चाहिए। आप गैट के पेपर में अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है, लेकिन मैथ में मिनिमम आपको 130 प्लस लाना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी पढ़े हो, ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बहुत आसान है समझना, ज्योमेट्री पढ़े हो, इन सब चीज़ों में डेरिवेटिव्स भी आसान है, आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपको कितना क्या क्या करना है, ठीक। इसी के साथ अब अतुल सर आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए। हेलो बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स के क्या सिलेबस है एनडीए में। उससे पहले फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस आपने देखा, बहुत सारे डिटेल आप लोगों को ऑलरेडी दे दिए गए। अब हम देखेंगे कि GAT यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसके अंडर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स में कितने कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग इंग्लिश के साथ, ठीक है। इंग्लिश से क्या टॉपिक है, कैसे पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50। और बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स जो है वो एक जो क्वेश्चन है वो आपका वो 4 मार्क्स का होगा। तो उसी हिसाब से 50 क्वेश्चन है तो 50 × 4 कीजिए तो आप 200 मार्क्स का टोटल इंग्लिश का पेपर होता है। अब रॉन्ग आंसर अगर आप करते हैं तो 1/3 मार्क्स डिडक्टेड होंगे, ठीक है। अब टॉपिक्स बात करते हैं, तो पहला टॉपिक है आपका सिनोनिम्स, ठीक है। दूसरा टॉपिक है एंटोनिम्स, तीसरा टॉपिक है फिल इन दी ब्लैंक्स, चौथा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स, यानी कि सेंटेंसेस में क्या होंगी, कुछ गलतियां होंगी। अब उन गलतियों को आपको पकड़ना है। अब वो सारी गलतियां आप कैसे पकड़ेंगे, किस बेसिस पे हो सकता है। जैसे मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे कुछ गलतियां उसमें दे दी गई। अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप गलती पकड़ लेंगे, और ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आप उन ऑप्शंस में देख करके अच्छे से आप उसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद है सेलेक्टिंग वर्ड्स या फ्रेसेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में क्या पूछा जाएगा, क्या कि 3-4 सेंटेंस दे दिए हैं और वो सारे सेंटेंसेस 1, 2, 3, 4 करके बिल्कुल जम्बल्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल अरेंज नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अरेंज करना है, कि हम कैसे अरेंज करेंगे ताकि वो बिल्कुल एकदम मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए ना। इसके बाद है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। फिर एक सेंटेंस दिया रहेगा, एक सेंटेंस से पहला में क्या था कि कई सारे सेंटेंस दे होंगे। अब उन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अब इसमें क्या है कि एक सेंटेंस देगा,
उस सेंटेंस के वर्ड्स जो होंगे वो जम्बल्ड होंगे। जम्बल्ड कहने का मतलब बिल्कुल इधर उधर होंगे, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वर्ड्स जब तक हम अच्छे से सेट नहीं करेंगे, अरेंज नहीं करेंगे, तब तक किसी भी सेंटेंस को हम मीनिंगफुल नहीं बना सकते हैं। तो हमको इसमें यही करना होता है। लास्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? एक पैसेज दिया जाएगा आपको, उस पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसका आंसर मतलब उन जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी उसी पैसेज में छुपा हुआ होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ें, कितनी बारीकी से आप एक एक चीज़ को समझ रहे हो, उसके हिसाब से आप उसको बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे के सारे सिलेबस को हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फिजिक्स के क्या सिलेबस है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स जो है टोटल इसमें से आपको आते हैं 25 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 25। अब क्या क्या टॉपिक्स है देखिए। मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, इससे पूछे जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस। सेकेंड है वर्क, एनर्जी एंड पावर, इससे पूछे जाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन, सॉलिड एंड लिक्विड, ये दोनों टॉपिक मिला करके पूछे जाते हैं लगभग इसमें 2 क्वेश्चंस। उसके बाद साउंड से पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन। हीट एंड टेम्परेचर से पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसको ज़्यादा फोकस करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चंस। मैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन। ठीक है, यह है आपका फिजिक्स का। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी, बायोलॉजी से लगभग 10, 12, 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, है ना। पहला है तो आपका टॉपिक सेल, दूसरा है ह्यूमन बॉडी, तीसरा है डिजीज। अब देखिए ह्यूमन बॉडी, सेल में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सेल तो लिमिट है। बाकी ह्यूमन बॉडी में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, रेस्पिरेटरी हो गई, सर्कुलेटरी हो गई, डाइजेस्टिव हो गई, तरह तरह की बहुत सारी, हार्ट, लंग, किडनी, सारी की सारी चीज़ें से, टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबको आप पर कवर करना है ना, इसीलिए डायरेक्टली हम लोगों ने लिखा ह्यूमन बॉडी। अब डिजीजेस, किसकी वजह से क्या डिजीजेस होते हैं, किस चीज़ की कमी की वजह से क्या डिजीज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखिए मैटर, इससे फिर पूछे जाएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड बेसिस साल्ट। अभी कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताते हैं आप लोगों को। इससे टोटल आपसे केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन। टोटल जो है वो है 15 क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो ये आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप लोगों ने देखा, इंग्लिश आप लोगों ने देखा। अब हम आगे देखते हैं टोटल जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सारी की सारी चीज़ें मिला करके किस किस टॉपिक आपसे पूछी जाएंगी अभी जस्ट आप लोग को बताने वाला है अभय सर। तो मैं अभय सर को बुला रहा हूँ, आप लोग बने रहिए और देखिए कि क्या है बाकी जो जीएटी के और भी जो टॉपिक्स है वो क्या है, आप उसको देखिए और समझिए। अतुल सर, तो हम बात करते हैं एनडीए के सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक, तो हिस्ट्री में हम लोग 4 टाइप में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवियल और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबसे पहले देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो इस एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जितने भी सिलेबस है सारे सिलेबस को नहीं पढ़ना है, मात्र 3 टॉपिक को पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक, बहुत सारे धर्म है भारत के अंदर, लेकिन सिर्फ 2 धर्म के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तीसरा है मौर्य एम्पायर। ठीक, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक के पूरे को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड, 2 ही पीरियड को पढ़ना है, एक दिल्ली सल्तनत और मुगल, जो अकबर, बाबर, शाहजहां, इसके बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, सिर्फ पूछता क्या है इनके आर्किटेक्चर और इनके लिटरेचर बुक्स, जो भी इनके समय में लिटरेचर लिखे गए हैं या जो भी आर्किटेक्चर बनाए गए हैं उनके बारे में बात करता है। तीसरे टॉपिक में मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री में पहला है अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस, भारत में अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगाली आए। ठीक, इनके बारे में पढ़ना है और अपने से ये तीनों चारों अपने में लड़े भी और फिर भारत में इन्होंने साम्राज्य भी स्थापित किया, इनके बारे में इनको देखना है। दूसरे टॉपिक में फ्रीडम मूवमेंट और रेनेसांस। ठीक, जिसमें भारत में 1857 से लेकर 1947 के बीच में भारत और अंग्रेजों के बीच में जो एक फ्रीडम स्ट्रगल चला, उसके बारे में देखना है इसके अंदर। अगला टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत कुछ नहीं पढ़ना है हमें, बहुत छोटी सी टॉपिक है, बस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच, रशियन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो आप लोग क्लास 9th के हिस्ट्री से पढ़ते आ रहेंगे। क्लास 9th के हिस्ट्री में भी है, फिर क्लास 11th के अंदर भी है। अगली बात करते हैं पॉलिटी। ठीक, पॉलिटी के अंदर पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारत के जो संविधान जो है उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से इसके अध्यक्ष भी रहे हैं और कई सारे कमेटियाँ भी बनी हैं, उन सभी के बारे में इस पर पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है प्रियम्बल, ठीक, प्रियम्बल प्रस्तावना, इसके अंदर कई बार संशोधन हुआ, कई सारे वर्ड भी चेंज हुए, इसके बारे में देखना है। तीसरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक, जो संविधान के भाग 3 में है, जिसे हम लोग अमेरिका से लेकर अपने संविधान में नोट आउट किए हैं। चौथा है पार्लियामेंट, ठीक, पार्लियामेंट के अंदर यानी कि संसद भवन के अंदर किस किस तरह का कैसे लोग संसद बनते हैं, प्रधानमंत्री का गठन कैसे होता है, इसके अंदर राष्ट्रपति भी पढ़ना है हमें, ठीक है, गवर्नर भी पढ़ना है। पांचवा टॉपिक है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, संविधान में अभी तक जितने भी संशोधन हुए, ठीक है, अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं उस सभी के बारे में एक एक करके हम लोग को देखना है। अगला इकोनॉमिक्स, ठीक, प्लानिंग ऑफ इंडिया, जैसे देश आज़ाद हुआ उस वक्त से फिर भारत का इकोनॉमिक्स कैसे आगे बढ़ा और आज तक कैसे चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक, जीएसटी पहले से था लेकिन जब देश में 2014 के बाद से जीएसटी और ज़्यादा रिफॉर्म में आया, स्टेट जीएसटी अलग किया गया, सेंट्रल जीएसटी को अलग कर दिया गया। तीसरा टॉपिक है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, ठीक, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म यानी कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। चौथा है इम्पोर्टेंट स्कीम, देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर कई तरह के स्कीम चलाए जाते हैं, ठीक है, उस स्कीम के बारे में भी हमको एक एक करके पढ़ना है। अगले टॉपिक में है जियोग्राफी, ठीक, इस जियोग्राफी में हम लोग दो तरह के बांट के पढ़ते हैं, एक वर्ल्ड जियोग्राफी और दूसरा इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी कहाँ से शुरू होता है? फिजिकल जियोग्राफी से। कहाँ से? फिजिकल, जिसके अंदर क्या है, अर्थ एंड इट्स शेप एंड साइज, ठीक, इसमें पूरे अर्थ के बारे में पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखना है, अक्षांश देशांतर जिसे कहते हैं। तीसरा टॉपिक है ओरिजिन एंड मूवमेंट, ठीक। चौथा रॉक्स एंड थीन क्लासिफिकेशन, जितने भी पत्थर हैं, ठीक, इस पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर सबके बारे में देखना है। पांचवा है वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। छठा है ओशियन करंट एंड टाइड्स, ठीक, अभी अब देखे होंगे कि अभी एक भूकंप भी आया जापान के अंदर, ठीक है, तो इसमें ओशियन करंट और टाइड्स के बारे में पढ़ना है। इस ओशियन करंट के अंदर गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, आलिनो, लनिनो, इस सब के बारे में पढ़ना है। सातवां टॉपिक है एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, ठीक, एटमॉस्फेयर में कितने कंपोजिशन है वातावरण। अगला टॉपिक है साइक्लोन नेचुरल रीजन्स, जितने भी साइक्लोन या टाइड्स जो भी आते हैं, ठीक, उनके क्या नेचुरल रीजन है उसके। इस चौथे नंबर टॉपिक पे रॉक्स एंड थीन, ये थीन नहीं है बल्कि क्या है, दियर, ठीक, तो पत्थर और उसके क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। तो आगे बात करते हैं ओशियन करेंट्स एंड टाइड्स, ठीक, जिसमें महासागरीय जलधाराएं पढ़े होंगे आप लोग, बहुत क्या हुआ। तो ओशियन करंट हम लोग देख लिए। बात करते हैं एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, ठीक, वातावरण और उसके क्या क्या कंपोजिशन है। साइक्लोन एंड नेचुरल रीजन्स, ठीक, क्या उसके प्राकृतिक कारण है जो भी साइक्लोन आते हैं। अब आते हैं इंडियन जियोग्राफी में, भारतीय, ठीक, भूगोल। तो भारतीय भूगोल में भारत का क्लाइमेट कैसा है, ठीक, इसके क्या क्या इस क्लाइमेट पर कौन कौन इफेक्ट डालते हैं, इसमें इस क्लाइमेट को हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से भी। दूसरा है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक, वनस्पतियाँ जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं, पेड़ पौधे, जंगल। तीसरा है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस, भारत में कहाँ पर कौन सी मिनरल्स हैं, उसके क्या क्या रिसोर्सेस हैं। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। आप लोग पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में हमें जानना बहुत अति आवश्यक है। पांचवा बात करते हैं सी पोर्ट्स एंड प्लेन सी लैंड्स एंड द एयर रूट्स, ठीक, सी पोर्ट बंदरगाह, ठीक है, एयर रूट्स क्या है, इसके सी पोर्ट के रूट क्या है, इनके बारे में देखेंगे। चौथा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक, भारत से हम लोग बहुत सामान मंगा भेजते भी हैं दूसरे देश में, दूसरे देश से आता भी है, तो जब सामान आता है उसको हम लोग इम्पोर्ट बोलते हैं, जो बाहर से यहाँ से जाता है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक। तो इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के बारे में। तो आपको पता है कि भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी का, तो यूपीएससी का जो करंट अफेयर है वो आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के जैसा नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो इस डीपली में आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, 8 मंथ का सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, सितंबर से मार्च महीने तक का, ठीक है। और इस करंट अफेयर यूपीएससी लेवल का पढ़ना होगा, ठीक है, ये आपका जो अब बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट में किताब आते हैं उससे काम नहीं चलने वाला है, बहुत हाई लेवल का बुक चाहिए करंट अफेयर के लिए, ठीक, लेकिन इतना भास्ट भी नहीं है, करंट अफेयर को पूरा करना आसान है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन का, जो हर एक टॉपिक से क्या क्या पूछता है। तो हम लोग देखे अभी जीके देखे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स देखे और जियोग्राफी और करंट अफेयर। तो हिस्ट्री में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और एक चीज़ ये है कि ये एनडीए जो है वो करता क्या है कि अगर किसी टॉपिक को छुआ तो 4 से 5 क्वेश्चन डाल ही देता है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स
4 से 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, करंट अफेयर 10 से 15। सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जियोग्राफी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जियोग्राफी का सिलेबस भी सबसे ज़्यादा है इस एनडीए एग्जाम के तहत। ये था हमारा करंट अफेयर और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी का सिलेबस, ठीक है। तो आगे जो भी सिलेबस है इसके बारे में आगे और हमारे सर हैं और भी फैकल्टी हैं वो सर चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पूरा सिलेबस, एनडीए का सिलेबस आप लोगों ने टोटल देखा, और टोटल टॉपिक्स में क्या क्या मतलब पूरा डिटेल में आप लोगों ने देख ही लिया है ना। तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझिए और बने रहिए, ताकि किसी भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि जब तक आप सब अच्छा से नॉलेज नहीं रखिएगा, मान लीजिए कहते हैं ना कि होमवर्क करके नहीं जा रहे एग्जाम में, तो कहाँ से बनेगा। तो एक तरह का होमवर्क है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी जानकारियाँ आपको मिल चुकी हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ऑफलाइन कोर्सेज़ की। तो अभी आप लोगों ने देखा हमारे तीनों फैकल्टीज़ के, मुझे देखा आप लोगों ने, अंकुर सर ने आप लोगों को सारी डिटेल शुरू से ही बताई हैं। उसके बाद अभय सर ने आप लोगों को जनरल नॉलेज के बारे में सारी जानकारियाँ दी। अब हमारे इंस्टीट्यूट टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा, जो कि झारखंड में है, अब उसमें कल से डेमो क्लासेस शुरू हो रही है। 2 दिन की डेमो क्लास होगी, टाइमिंग है उसका 12 से 2 बजे तक। ये बात कर रहे हैं हम ऑफलाइन क्लासेस की ना। और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी वो अपलोड कर दी जाएंगी, आप उसे देख सकते हैं। जो भी हमारे ऑनलाइन देखने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उसे देख सकते हैं। और बाकी आप सर आप लोगों को और जानकारी देंगे, बताइए सर। तो जैसा कि सर ने बोला कि कल से ऑफलाइन बैचेस चालू हो रही हैं, तो बहुत सारे बच्चों का आ चुका है रजिस्ट्रेशन, वो लोग तैयार हैं क्लासेस के लिए। तो कल 12 से 2 डेमो क्लास है, आप आइए ज्वाइन कीजिए। जिस तरह से आपको सिलेबस बताया गया पूरी डिटेल, उसी तरह से पढ़ाई भी होगी। बहुत बच्चे हैं जो पढ़े हैं, ठीक है, जिन्होंने देखा है। आप भी आइए, देखिए, प्रीवियस वीडियोस भी देखिए कि किस तरह से सर पढ़ाते हैं। फीस की बात करें तो फीस एकदम मिनिमम है, जिस तरह से मैंने बोला था, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं आपको 600 पर मंथ, मात्र 600 पर मंथ में डेली 2 आवर की क्लास, जिसमें हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। करंट अफेयर्स आपको डेली का लिखवाया जाएगा, टोटल सितंबर से, जैसा कि सर ने बताया था, ठीक है। और आपको ये इससे कम मुझे नहीं लगता कि गढ़वा या डाल्टनगंज कहीं भी ऐसा चल रहा है। पलामू में, गढ़वा में, कहीं भी 600 पर मंथ में पूरा का पूरा एनडीए का बैच, डेली 2 घंटे की क्लास, प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। बच्चों को 24 घंटे में कभी भी डाउट है आप व्हाट्सअप कीजिए, आप फोन कीजिए, कॉल कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर मना कर देगा, नहीं बताएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उन बच्चों को सारी बातें पता है, हम लोग कितने फ्रेंडली हैं, हम लोग हर चीज़ बताते हैं बच्चों को, हर कुछ। हमारे सारे फैकल्टीज उतने ही अच्छे हैं, ठीक है। तो आप आइए, पढ़िए और डिटेल में। और लड़कियों को खासकर मैं एक रिक्वेस्ट है हर किसी से, लड़के तो एक्टिव हैं लेकिन लड़कियां, हमारे यहाँ की लड़कियां बहुत डरती हैं कि सर डिफेंस में जाना है, ये है। नहीं, आप जाइए, देखिए, गार्जियन इस चीज़ को सर्च कीजिए। आज तो मोबाइल का ज़माना है, हर कुछ फ़ोन पे मिलना है। आप देखिए, समझिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप लोग का कट ऑफ भी कम जाता है, तो आप लोग आइए। लड़कियों के लिए एक विशेष डिस्काउंट है हमारे पास, जो आपको आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग कल से ज्वाइन कीजिए और सारी क्लासेस को देखिए, हर चीज़ को। ऑनलाइन जो है जो बच्चे उनके लिए PYQs का जो क्लास चलेगी, वो रेगुलर जो क्लासेस हैं वो आपको YouTube पे अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।